तो आज का हमारा टॉपिक है अव्यय यानी कि अभिकारी शब्द। इस टॉपिक को हम इतने डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि आपने अब तक इतना डिटेल से इस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा। और हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो पॉइंट आपने अब तक नहीं पढ़े होंगे। कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो कि और शिक्षक जो होते हैं वो आपको नहीं बताते। कुछ ऐसे पॉइंट भी हम आपको आज बताने वाले हैं और साथ ही साथ इस टॉपिक को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और इतना डिटेल से आपने इस टॉपिक को अब तक नहीं पढ़ा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अव्यय जो होता है वही अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी शब्द और अव्यय एक ही होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें समझना है इसका शाब्दिक अर्थ। यदि शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर है आ प्लस व्यय इज इक्वल टू अव्यय। यहाँ पर आ अच्छे से आप समझते हो कि जो आ होता है यह एक उपसर्ग होता है और यह एक ऐसा उपसर्ग होता है जो कि किसी भी सकारात्मक शब्द को नकारात्मक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है विकार या परिवर्तन, या फिर हम कह सकते हैं जो बिगड़ जाता है, जो परिवर्तित हो जाता है, जो बदल जाता है, उसे कहते हैं हम व्यय। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अव्यय क्या होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन ना हो। कोई भी विकार या रूप परिवर्तन नहीं होगा, वही शब्द कहलाएंगे आपके अव्यय। सिर्फ इतना सा ही आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर यदि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह कहलाएगा आपका अव्यय। सिर्फ सिंपल सी एक यही बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर हम समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि राम भी बाजार जाएगा, ठीक, सीता भी बाजार जाएगी। अब यहाँ पर आप समझोगे कि ये भी जो है, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। अब यहाँ पर देखोगे कि राम क्या है आपका पुल्लिंग है और सीता क्या है आपका स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर राम के लिए भी का प्रयोग हो रहा है, सीता के लिए भी का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर भी यहाँ पर ये जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये जो भी है ये क्या होगा आपका अव्यय होगा। हमने आपको सिर्फ एक ही बात बोली है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है, जो परिवर्तन नहीं होगा, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होगा वही आपका अव्यय है, और जिसके अंदर यदि परिवर्तन हो जाता है तो वह आपका अव्यय नहीं कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर दूसरा, वह भी बाजार जाएगा और वे भी बाजार जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे वह क्या है आपका, यहाँ पर वह आपका एक वचन है और वे क्या है, वे है आपका बहुवचन। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो एक वचन के साथ भी आपका भी प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर बहुवचन के साथ भी यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वचन के आधार पर भी यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो भी है ये क्या है, यहाँ पर हमारा अव्यय है यानी कि अभिकारी है। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और वो पॉइंट आपको अभी तक किसी ने बताए भी नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट समझना है, एक ही वर्ग यानी कि कैटेगरी के शब्द अभिकारी यानी कि अव्यय और विकारी दोनों ही रूपों में हो सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक ही कैटेगरी या वर्ग के जो शब्द होते हैं वो आपके अव्यय भी हो सकते हैं यानी कि आपके अभिकारी भी हो सकते हैं, और वो यहाँ पर विकारी भी हो सकते हैं, दोनों ही रूपों में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा है वह सफ़ेद घोड़ा है, वह सफ़ेद घोड़ा है। अब यहाँ पर लिखा है वह सफ़ेद घोड़ी है। तो तीसरा लिखा है यहाँ पर वे सफ़ेद घोड़े हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर है जो वह जो है वो क्या है, घोड़ा, और घोड़ा क्या है यहाँ पर घोड़ा है आपका पुल्लिंग। ठीक, अब पुल्लिंग है यहाँ पर तो यहाँ पर सफ़ेद लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर लिखा है वह सफ़ेद घोड़ी है। अब यहाँ पर जो घोड़ी लिखा हुआ है ये क्या है आपका
स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के आधार पर भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका सफ़ेद लिखा हुआ है, यानी कि अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों जो हैं ये दोनों आपके एक वचन हैं। अब यहाँ पर देखिए बे सफ़ेद घोड़े हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप फिर भी यहाँ पर क्या है सफ़ेद ही लिखा हुआ है, यहाँ पर घोड़े जो है वो आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर यदि वचन के आधार पर देखा जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं है, लिंग के आधार पर देखा जाए तो भी कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सफ़ेद ये जो शब्द है इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम इसे अव्यय कह सकते हैं। ठीक, हमने क्या कहा था कि अव्यय क्या होता है, अव्यय वह होता है जिसमें लिंग वचन कार्य किसी के भी आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, जो बिगड़े ना, जो परिवर्तन ना हो, जिसके अंदर रूप परिवर्तन नहीं होगा, जो बिगड़ेगा नहीं, जो बदलेगा नहीं, वही क्या कहलाएगा आपका अव्यय कहलाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि ये जो सफ़ेद जो आपका लिखा हुआ है, ये सफ़ेद जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर ये सफ़ेद जो शब्द है ये बता रहा है आपका घोड़े की विशेषता। और घोड़ा क्या है यहाँ पर, घोड़ा यहाँ पर एक संज्ञा है, और यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और आपको बताया जाता है कि विशेषण जो होता है वो आपका कभी भी अव्यय नहीं होता है, लेकिन ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है। हमें ये नहीं देखना है कि कोई विशेषण है या क्रिया विशेषण है या कुछ भी हो, हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो अव्यय है या नहीं। अव्यय का अर्थ है जो कि व्यय ना हो, जिसके अंदर परिवर्तन ना हो, जो कि बदले ना, जो बिगड़े ना, वही कहलाएगा आपका अव्यय। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये आपका एक विशेषण है, इसी प्रकार से काला ये भी एक विशेषण है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, वह काला घोड़ा है, यहाँ पर काला लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वह काली घोड़ी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है काली। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बे काले घोड़े हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका काले। अब ये जो दोनों शब्द हैं ये एक ही वर्ग या कैटेगरी से आते हैं, ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो काला शब्द है, काला, ये जो काला शब्द है इसे हम क्या कहेंगे, इसे अव्यय या अविकारी कहेंगे, नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे हम विकारी। क्या कहेंगे हम इसे, विकारी या व्यय। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, विकारी या व्यय। तो ये चीज आपको अच्छे समझ आई होगी। यहाँ पर ये जो काला शब्द है ये काला किसकी विशेषता बता रहा है, ये काला बता रहा है घोड़े की विशेषता। अब यहाँ पर ये काला जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर घोड़ा क्या है, घोड़ा एक संज्ञा है, और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं आपके विशेषण। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये भी आपका एक विशेषण है और ये भी आपका एक विशेषण का ही रूप है। तो ये जो विशेषण का रूप है ये आपका बदल नहीं रहा, लेकिन ये जो विशेषण का रूप है ये आपका बदल रहा है। तो हम इसे, ये देखिए ये वाला जो शब्द है इसे कह सकते हैं अव्यय, लेकिन ये वाला जो शब्द है इसे नहीं कह सकते हम अव्यय। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो आपका विशेषण जो होता है उसे क्या कहा जाता है कि यह अव्यय शब्द की कैटेगरी में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके अधिकतर जो शब्द होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, लेकिन जो क्रिया विशेषण जो होता है उसके अधिकतर शब्द जो होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते। इस कारण क्या होता है कि क्रिया विशेषण को यहाँ पर अव्यय की कैटेगरी में मान लिया जाता है, और जो विशेषण जो होता है उसे अव्यय की कैटेगरी में नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट हमें समझना है अव्यय के भेद। यदि अव्यय के भेद की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है आपका संबंध बोधक, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक, चौथा है आपका विस्मय बोधक, और पांचवा आपका निपात। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। जो आपके अव्यय जो होते हैं वो टोटल आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। तो जो क्रिया विशेषण अव्यय होता है वह क्या होता है, जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो पद क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक, अब यहाँ पर हम समझते हैं इसके भेद के बारे में।
तो इसके जो भेद होते हैं वो 3 आधारों पर किए जाते हैं। कितने आधारों पर किए जाते हैं? 3 आधार पर भेद किए जाते हैं इसके। तो सबसे पहला है आपका अर्थ के आधार पर। यदि अर्थ के आधार पर बात की जाए तो टोटल आपके 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके टोटल 4 भेद होते हैं। इसके बाद दूसरा है आपका प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो होता है वो आपका टोटल 3 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर टोटल आपके 3 भेद होते हैं। इसके बाद है आपका तीसरा रूप के आधार पर। तो यदि रूप के आधार पर देखा जाए तो रूप के आधार पर भी आपके टोटल 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि यहाँ पर जो क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है उसके जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार से बांटे जाते हैं और ये 3 प्रकार हैं। और इन 3 प्रकारों में भी पहला जो है उसे 4 भेद होते हैं, दूसरा जो है उसके भी 3 भेद होते हैं, इसके बाद तीसरा जो होता है इसके आपके 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है अर्थ के आधार पर जो आपके भेद हैं वो आपके हमने आपको बताया था टोटल 4 प्रकार होते हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे पहला है हमारा कालवाचक। कालवाचक क्या होगा? जो पद क्रिया के होने के समय को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बोलें आज, कल, अब, कब, सुबह, सदैव, कभी, कभी, प्रतिदिन। इस प्रकार से आपके काफ़ी सारे शब्द हो सकते हैं जो कि क्रिया के होने के समय को प्रदर्शित करते हैं। यही आपको याद रखना है, क्रिया के होने के समय को जो प्रदर्शित करेंगे शब्द वही कहलाएंगे आपके यहाँ पर कालवाचक। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझें, रोहित परसों आगरा आएगा। ठीक, यहाँ पर रोहित परसों आगरा आएगा। अब यहाँ पर जो रोहित है जो आ रहा है तो वो कब आ रहा है? क्रिया होने का समय क्या है? परसों। क्या है? परसों। तो हम कह सकते हैं कि परसों यहाँ पर क्या है? आपका क्रिया विशेषण है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर स्थानवाचक। यहाँ पर हमने आपको टोटल 4 भेद बताए थे। 4 भेद में से पहला ये है और दूसरा आपका ये है जिसे कहते हैं हम स्थानवाचक। अब स्थानवाचक क्या होता है? जो पद क्रिया के होने के स्थान को प्रदर्शित करते हैं, जो पद क्रिया के होने के स्थान को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, बाहर। इस प्रकार से काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक, जैसे कि हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वर्षा में कहाँ जाओगे। यहाँ पर ये जो कहाँ शब्द है ये बोल रहा है स्थान के बारे में प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है स्थानवाचक और यहाँ पर कहाँ क्या है? स्थान के बारे में ही प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जाओगे ये क्या है? आपका क्रिया है। तो कहाँ जाओगे तो स्थान को ही यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जो कि स्थान को प्रदर्शित करते हैं वही कहलाते हैं आपके स्थानवाचक। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा भेद है रीतिवाचक। ठीक, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्या होता है? जो पद क्रिया के होने की विधि या रीति को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं हम रीतिवाचक। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, कैसे, ठीक ठाक। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? आपके रीतिवाचक। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि राम तेज दौड़ता है। तो राम कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। ठीक, दूसरा है यहाँ पर गीता ध्यानपूर्वक पढ़ती है। पढ़ती है कैसे पढ़ती है? तो ध्यानपूर्वक पढ़ती है। ठीक, अब यहाँ पर हमारा चौथा भेद है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक जो पद क्रिया की मात्रा बताते हैं, जो पद क्रिया की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं हम परिमाणवाचक। जैसे कम, अधिक, बहुत, जरा, थोड़ा, बिल्कुल। इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो सभी किस में आएंगे? परिमाणवाचक में। जैसे कि थोड़ा खाओ, यहाँ पर लिखा है आपका थोड़ा, तो थोड़ा खाओ और खूब चबाओ। यहाँ पर ये है आपका थोड़ा और ये है आपका खूब। ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? आपके परिमाणवाचक। जैसे कि थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा राजस्थान में रोटी अधिक खाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो अधिक है
ये आपका क्या कहलाएगा, आपका यहाँ पर परिमाणवाचक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है प्रयोग की दृष्टि से भेद। और हमने आपको बताया था कि प्रयोग की दृष्टि से टोटल आपके 3 भेद होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला होता है यहाँ पर साधारण क्रिया विशेषण। अब साधारण क्रिया विशेषण क्या होगा, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने वाले पद। जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से पद प्रयोग किए जाते हैं वही कहलाते हैं आपके साधारण क्रिया विशेषण। जैसे अब, कब, जल्दी, वहाँ, कहाँ, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो कहलाएंगे आपके साधारण क्रिया विशेषण। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर लिखा है अरे सांप कहाँ है। जो सांप है वो कहाँ है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो ये जो होगा आपका कहाँ, ये क्या हो जाएगा आपका कि साधारण क्रिया विशेषण। इसके बाद है आपका बेटा जल्दी आओ। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी जो शब्द है ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साधारण क्रिया विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं दूसरा भेद संयोजक क्रिया विशेषण। अब ये संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण होता है। जो क्रिया विशेषण उपवाक्य से संबंधित होता है उसे हम कहते हैं संयोजक क्रिया विशेषण, ठीक। जैसे कि यहाँ पर कैसे शब्द आते हैं, जहाँ, वहाँ, जब, तब, इस प्रकार से काफ़ी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका जहाँ शब्द है, जहाँ अभी समुद्र है, और यहाँ पर ये वहाँ किसी समय जंगल था, ठीक। तो यहाँ पर ये जो जहाँ है और ये जो वहाँ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके संयोजक क्रिया विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जब आप कहोगे तब मैं जाऊँगा। ये हो जाएगा आपका जब, और ये हो जाएगा आपका तब। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके संयोजक क्रिया विशेषण। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा भेद अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अब ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है, किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयोग होने वाले पद, ठीक। जैसे कि वो क्या हो सकते हैं, तो, भी, तक, भर, इस प्रकार के जो होंगे वो क्या कहलाएंगे अनुबद्ध क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल से समझते हैं, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। तो यहाँ पर ये जो तो है ये क्या हो जाएगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इसके बाद मैंने उसे देखा तक नहीं। तो यहाँ पर ये जो आपका तक है ये क्या हो जाएगा आपका अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद है आपका तीसरा प्रकार, जो तीसरे प्रकार से हम क्रिया विशेषण को बांटते हैं, तो वो है आपका रूप की दृष्टि से भेद। अब रूप की दृष्टि से हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार से बांटा जाता है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला है मूल क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण क्या होता है, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़कर नहीं बनते, जो कि स्वतंत्र होते हैं अपने आप में, जो कि किसी के साथ यानी कि उपसर्ग जोड़ दिया जाए तब बन जाए या पद जोड़ दिया जाए तब बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा, वह स्वतंत्र ही होंगे अपने आप में। जैसे कि अचानक, फिर, ठीक, दूर, नहीं, इस प्रकार से। तो एग्जाम्पल समझते हैं, वह अचानक आ गया। तो यहाँ पर ये जो अचानक है ये क्या हो जाएगा आपका मूल क्रिया विशेषण। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यौगिक क्रिया विशेषण। अब यौगिक क्रिया विशेषण क्या होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय पद जोड़कर नहीं बनते। अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि यौगिक क्रिया विशेषण क्या होगा कि ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़कर बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कैसे हो सकते हैं, मन से, दिल से, जिससे, भूल से, ठीक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा
वह चुपके से आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चुपके से, ये जो पूरा होगा चुपके और से, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे आपके यौगिक क्रिया विशेषण, यानी कि जोड़कर ही बनाना है। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा, जिसे हम कहते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। अब ये स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होता है, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर आते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर राक्षस मुझे क्या खाएगा। यहाँ पर ये मुझे जो है ये हो जाएगा आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर खरगोश उठकर भागा। अब यहाँ पर ये जो उठकर है ये हो जाएगा आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। इसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है संबंध बोधक अव्यय। ठीक, तो उसे पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है, हमने आपको बताया था कि अव्यय जो होते हैं वो आपके टोटल 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार में से सबसे पहला हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमें समझना है दूसरा भेद, संबंध बोधक अव्यय। अभी संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, इसे ध्यान से समझते हैं। जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, ध्यान से समझ लीजिए, जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताए, ऐसे शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और वह वाक्य के किसी दूसरे शब्द से उन संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ पर इस अव्यय के पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है, और ये चीज़ आपको अच्छे से पता ही होगा कि परसर्ग किसे कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसके जो भेद होते हैं, संबंध बोधक अव्यय जो होता है, इसके जो भेद होते हैं वह 3 आधारों पर किए जाते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर टोटल आपके 2 भेद होते हैं। इसके बाद है आपका अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर टोटल आपके 13 भेद होते हैं। ठीक, और इसके बाद है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर टोटल आपके 2 भेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, या अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर भेद। तो इसे पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है संबंध बोधक अव्यय जो होता है उसके प्रयोग के आधार पर हमने आपको बताया था टोटल आपके 2 भेद होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला है आपका संबंध बोधक। ठीक, तो जो संज्ञा की विभक्तियों के पीछे आते हैं, जो संज्ञा की जो विभक्तियां होती हैं उनके जो पीछे आते हैं वही कहलाते हैं आपके संबंध बोधक। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे धन के बिना, किताब के बिना, नर की नाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका पहले भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो इसे आप इंपॉर्टेंट रख लीजिए। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो के है और ये जो आपका के है और ये जो आपका की है, आप अच्छे से जानते हो कि ये जो है ये क्या कहलाते हैं, आपके विभक्ति कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका ये जो है बिना, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका बिना, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नाई, ये जो होते हैं ये आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा भेद है हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक। ठीक, जैसे कि जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, संज्ञा के विकृत रूप के जो बाद आते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कई दिनों तक। ठीक, इसके बाद सखियों सहित। ठीक, इसके बाद है आपका पुत्रों सहित। ठीक, इसके बाद है आपका प्याले भर। ठीक, इसी को कहते हैं संज्ञा का विकृत रूप। संज्ञा का विकृत रूप क्या होता है, जैसे कि सखियों, ठीक है, पुत्रों, प्यालों और कई दिनों,
ठीक। तो ये क्या होता है, विकृत रूप होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्थ के आधार पर भेद। तो अर्थ के आधार पर भेद हमने आपको क्या बताया था कि ये टोटल आपके 13 भेद होते हैं, ठीक। जिसमें सबसे पहला है हमारा कालवाचक। तो कालवाचक जो होता है वो क्या होता है, जिसमें आते हैं आपके जैसे कि आज, कल, पूर्व, लगभग, इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा है हमारा स्थानवाचक। और स्थानवाचक में किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि आगे, पीछे, नीचे, तले, इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा है हमारा सादृश्यवाचक। और सादृश्यवाचक में कैसे आते हैं, देखा देखी, अनुकूल, जैसा, मुताबिक, ठीक, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके बाद है हमारा चौथा भेद, जिसे कहते हैं हम तुलनावाचक। अब तुलनावाचक में कैसे आते हैं, आगे, सामने, अपेक्षा, बनस्पत, ठीक, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके बाद है हमारा पांचवा है हमारा दिशावाचक। अब दिशावाचक में किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि तरफ, पार, आर पार, आसपास और, ठीक। इसके बाद है हमारा छठवा साधनवाचक। अब साधनवाचक में किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि द्वारा, जरिए, कर, सहारे, ठीक, इस प्रकार के। इसके बाद है हमारा सातवां, जिसे हम बोलते हैं हेतुवाचक। अब हेतुवाचक में कैसे शब्द आते हैं, हेतु, खातिर, लिए, निमित्त या कारण, इस प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक। इसके बाद है हमारा आठवां है हमारा विषयवाचक। अब विषयवाचक में किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि बाबत, निस्बत, विषय, नाम, भरोसे, तो इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे 8 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 9वां भेद, यहाँ पर व्यतिरेक वाचक। ये व्यतिरेक वाचक में कैसे शब्द आएंगे, जैसे कि बिना, बगैर, अलावा, अतिरिक्त, ठीक। इसके बाद है हमारा 10वां, जिसे हम कहते हैं विनिम्य वाचक। अब विनिम्य वाचक क्या होता है, जैसे कि इसमें आएंगे आपके शब्द बदले, जगह, एवं, इस प्रकार के शब्द आएंगे, ठीक। अब इसके बाद है हमारा 11वां भेद, जिसे हम कहते हैं विरोधवाचक। अब विरोधवाचक में कैसे शब्द आएंगे, जैसे कि विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, विपरीत, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 12वां, जिसे हम कहते हैं सहचरवाचक। अब सहचरवाचक में कैसे शब्द आएंगे, जैसे कि संग, साथ, समेत, सहित और स्वाधीन, ठीक। इसके बाद है हमारा लास्ट 13वां, इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि ये होता है आपका संग्रहवाचक। और इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि तक, भर, मात्र, पर्यंत, ठीक, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रकार, जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। और व्युत्पत्ति के आधार पर ये होते हैं आपके टोटल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। यहाँ पर होगा सबसे पहला मूल संबंध बोधक। अब मूल संबंध बोधक में किस प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे कि बिना, पर्यंत, पूर्वक और नाई, इस प्रकार के शब्द आएंगे, ठीक। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल से समझें, तो यहाँ पर क्या है, मैं किताब के बिना पढ़ूंगा, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है बिना। बिना जो है ये क्या कहलाएगा, आपका अव्यय कहलाएगा, ठीक। और अव्यय कौन सा अव्यय कहलाएगा, मूल संबंध बोधक अव्यय, ठीक। इसके बाद दूसरा है हमारा यौगिक संबंध वाचक। अब ये यौगिक संबंध वाचक जो होते हैं ये आपके 4 प्रकार से बांटे जाते हैं, ठीक। ये आपके 4 प्रकार से बांटे जाते हैं। सबसे पहला संज्ञा से, इसमें आपके शब्द आते हैं जैसे कि अपेक्षा, लेख, मार्फत, इस प्रकार के शब्द आएंगे। जैसे कि हमने आपसे कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं की थी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका अव्यय हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विशेषण से। तो इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि समान, योग्य, ऐसा, उल्टा और तुल्य, ठीक। यहाँ पर इसे एग्जाम्पल से समझें, तो जैसे वह अपनी तारीफ के योग्य है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो योग्य शब्द है
ये क्या हो जाएगा आपका अव्यय हो जाएगा। और कौन सा अव्यय हो जाएगा, विशेषण से अव्यय हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर है आपका क्रिया से, तो क्रिया से यहाँ पर किस प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे कि लिए, मारे, चलते, कर, जाने। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल से समझें तो वह दर्द के मारे, यहाँ पर क्या लिखा है, वह दर्द के मारे चिल्ला रहा है, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण से। अब क्रिया विशेषण से कैसे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पीछे, परे, पास, ऊपर, भीतर और बाहर, इस प्रकार के यहाँ पर शब्द आएंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि राम बिल्कुल बाहर खड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर हमें पता है कि विशेषण जो होते हैं वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और यहाँ पर जो क्रिया विशेषण होते हैं वो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर खड़ा होना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है कि बाहर खड़े हैं। यहाँ पर कौन खड़े हैं, यहाँ पर यानी कहाँ पर खड़े हुए हैं, कि बाहर खड़े हैं, तो बाहर क्या है, ये खड़े होने की विशेषता बताई जा रही है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है। ठीक, क्रिया विशेषण। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी है कि देखिए, जो क्रिया की विशेषता बताता है वह आपका क्रिया विशेषण कहलाता है। उसी प्रकार से यदि क्रिया विशेषण की भी यदि कोई शब्द विशेषता बताता है तो वह भी आपका क्रिया विशेषण ही कहलाता है, और कुछ नहीं कहलाता, वह क्रिया विशेषण ही कहलाता है। ठीक, जैसे कि अभी यहाँ क्रिया की विशेषता बताई इस शब्द ने, तो यह कहलाया आपका क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर ये शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। अब इस क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है बिल्कुल बाहर, यानी कि बिल्कुल जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है इसकी, यानी कि ये क्रिया विशेषण है तो यहाँ पर ये भी क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वह क्रिया विशेषण होगा, और जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा वो भी क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अव्यय का हमारा जो तीसरा भेद है वो है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, तो वे अव्यय जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध बताते हैं। ठीक, ऐसे अव्यय जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि इसके भेद की बात की जाए तो इसके टोटल आपके दो भेद होते हैं। ठीक, टोटल आपके दो भेद होते हैं। इसमें से पहला होता है आपका समानाधिकरण। ठीक, तो समानाधिकरण क्या होता है, जो दो या उससे अधिक समान पदबंधों को जोड़ता है। जो दो या दो से अधिक समान, देखिए समान को ही जोड़ेगा, समान क्या होंगे आपके, पद होंगे और पदबंध होंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात की जाए तो इसके भी टोटल आपके चार भेद होते हैं। ठीक, टोटल आपके चार भेद होते हैं, तो उन्हें एक एक करके देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका सबसे पहला भेद होता है संयोजक। तो संयोजक भेद क्या होता है, इसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं जैसे कि तथा, व, एवं, और, इस प्रकार के यहाँ पर शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझें, राम और मोहन दोनों दुकानदार हैं। अब यहाँ पर क्या है, और, ये और जो है राम और मोहन इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका अव्यय है। ठीक, अब यहाँ पर है आपका विभाजक। विभाजक का मतलब अलग अलग करना। जैसे कि यहाँ पर शब्द आएंगे या, बा, अथवा, की, चाहे, डैश डैश डैश, चाहे, ना, डैश 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 डैश, ना, इसके बाद है आपका ना, इसके बाद है कि, नहीं और तो। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि रोहित पैठा या मुरब्बा खाता है। अब यहाँ पर पैठा और मुरब्बा इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है, या, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अव्यय। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा विरोध दर्शन। ठीक, अब विरोध दर्शन में क्या होगा, विरोध को दर्शाएगा। जैसे कि यहाँ पर आते हैं आपके पर, परंतु, किंतु, बल्कि, लेकिन और मगर, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल समझें तो, मैंने उसे बहुत समझाया,
किंतु वह नहीं माना। अब यहाँ पर क्या है, किंतु, ये हो जाएगा आपका अव्यय। ठीक, अब यहाँ पर है आपका परिणाम दर्शन। अब परिणाम दर्शन के अंदर कैसे प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि इसलिए, सो, अतः, अतएव, ये आपके परिणाम को दर्शाते हैं। ठीक, जैसे कि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं जा रहा। अब यहाँ पर ये इसलिए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, परिणाम दर्शन अव्यय। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय के दूसरा जो भेद होता है वो होता है आपका व्याधिकरण। अब व्याधिकरण क्या होता है, जो पद किसी वाक्य, देखिए यहाँ पर लिख लेना आप, के लिख लेना। ठीक ठीक, अब यहाँ पर होगा जो पद किसी वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो पद किसी वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं आपके व्याधिकरण। जैसे कि इसके कुल आपके 4 भेद होते हैं। इसमें से सबसे पहला होता है कारणवाचक। अब कारणवाचक जो होते हैं वो क्या करेंगे, आपको सीधा से यही पता है कि वो कारण बताएंगे। जैसे कि क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, ठीक, इस प्रकार से होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह घर चला गया क्योंकि वह बीमार था। अब उसके घर जाने का कारण बताया जा रहा है क्योंकि के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा है आपका उद्देश्यवाचक। अब उद्देश्यवाचक क्या होंगे, जो कि उद्देश्य को बताएंगे। जैसे कि, जो, ताकि, इसलिए कि। देखिए ऐसा मत समझिए यहाँ पर इसलिए की है और यहाँ पर भी इसलिए की है, तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों स्थानों पर है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि एक ही जो शब्द होगा वो आपका कारण भी बता सकता है, उद्देश्य भी बता सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक जो शब्द होगा वो सिर्फ एक ही स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर उद्देश्यवाचक में क्या होता है, कि, जो, ताकि, इसलिए कि, इस प्रकार के शब्द आते हैं। एग्जाम्पल समझें, मैं घर जा रहा हूँ ताकि दादी जी को दवा पिला सकूं। अब यहाँ पर उद्देश्य बताया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, यहाँ पर दादी जी को दवा पिलाना, और उद्देश्य बताने के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि का। तो यहाँ पर ताकि क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्या होंगे, जो कि संकेत को प्रदर्शित करेंगे, यानी कि संकेत देंगे। जैसे कि जो, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, और इसके बाद की, काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल से इसे समझें, तो जैसे कि यद्यपि वह परीक्षा से पहले बीमार था तथापि वह अच्छे नंबर लेकर आया। यद्यपि वह परीक्षा से पहले बीमार था तथापि वह अच्छे नंबर लेकर आया। इसका मतलब यह होता है कि वह परीक्षा से पहले बीमार था फिर भी वह अच्छे नंबर लेकर आया। ठीक, तो यहाँ पर ये आप देखोगे तो ये यद्यपि और ये तथापि, ये दोनों जो शब्द हैं ये आपके तो अव्यय तो होंगे ही, साथ में ये क्या होते हैं, यहाँ पर संकेतवाचक भी होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो व्याधिकरण का चौथा भेद होता है स्वरूपवाचक। अब स्वरूपवाचक में किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि, जो, अर्थात, मानो। अब यहाँ पर इसे एग्जाम्पल से समझें, वह इस तरह से बात करता है मानो वकील हो। तो यहाँ पर ये जो मानो शब्द है ये क्या हो जाएगा, आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक, स्वरूपवाचक अव्यय कह लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमने अव्यय के टोटल आपके 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, 3 भेद जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा चौथा भेद है जिसे हम कहते हैं विस्मयबोधक अव्यय। अब विस्मयबोधक अव्यय क्या होता है, जो अव्यय मनोभाव क्या होते हैं, जैसे कि हर्ष, करुणा, भय, क्रोध, इस प्रकार से काफ़ी सारे हो सकते हैं। ठीक, तो मनोभावों को व्यक्त करते हैं, जो अव्यय मनोभावों को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक, या फिर विस्मयबोधक अव्यय। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं। इसे विस्मयादिबोधक भी बोला जाता है। जैसे कि आपका ये चिन्ह जो होता है, ये जो चिन्ह होता है इसे आपका विस्मयादिबोधक भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसे समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर उनका संबंध
वाक्य या उसके किसी विशेष पद से नहीं होता। हमेशा ही याद रखोगे, उनका जो संबंध होता है वाक्य या उसके किसी विशेष पद से नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पर उसका संबंध किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे होता है, वो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, इसके कुल 7 वेद होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो आपका विस्मय बोधक अव्यय जो होता है उसके कितने वेद होते हैं, तो आपको बताना है कि टोटल आपके 7 वेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 7 वेदों को देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विस्मय बोधक के ये टोटल आपके 7 वेद होते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका हर्ष बोधक, और हर्ष बोधक में जो शब्द आते हैं वो है आपके आहा, बाह बाह, शाबाश, खूब, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर शोक जो बोधक होता है उसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि आह, हाय, त्राही त्राही, इस प्रकार के। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा जो होता है वो होता है आपका आश्चर्य बोधक। आश्चर्य बोधक में किस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि वाह, हैं, क्या, ओहो, अरे। ठीक, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसके बाद है आपका चौथा तिरस्कार बोधक। अब तिरस्कार बोधक में आपके शब्द आते हैं, जैसे कि छी, अरे, दूर, हट, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ठीक, इसके बाद पांचवा है आपका संबोधन बोधक। अब संबोधन बोधक में है आपके रे, अरे, जी, अजी, अहो। ठीक, इसके बाद है आपका छठवा अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक में शब्द आते हैं, जैसे आपके हाँ हाँ, वाह, शाबाश, ठीक। ठीक, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अब लास्ट है आपका सातवां स्वीकार बोधक। अब स्वीकार बोधक में आपके शब्द आते हैं, जैसे कि हाँ, जी हाँ, जी, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आपके 4 वेद कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपका लास्ट का 5वां वेद है निपात, उसे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद अव्यय के जो आपके 4 वेद थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था अव्यय के टोटल आपके 5 वेद होते हैं। तो ये आपका 5वां वेद है निपात अव्यय, और निपात को अवधारणा मूलक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि निपात को अवधारणा मूलक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पर निपात के बारे में समझते हैं। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद आकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं। देखिए, अव्यय का जो मुख्य कार्य जो होता है वो आपका बल देना और भाव पैदा करना, ये 2 ही मुख्य रूप से इसके कार्य होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निपात वाक्य के अंग नहीं होते। यदि कोई यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निपात क्या होता है, तो वहाँ पर यदि आपका बोला जा रहा है कि निपात वाक्य के अंग होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या होगा, वो गलत होगा। ठीक, वो ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा। निपात वाक्य के अंग नहीं होते, केवल सहायक शब्द होते हैं। क्या होते हैं वो, केवल सहायक शब्द होते हैं। ठीक, आपको ये बात याद रखनी है, वो केवल सहायक शब्द होते हैं। और सहायक शब्द क्यों होते हैं, क्योंकि वह सिर्फ सहायता करते हैं, क्या करने के लिए, बल पैदा करने के लिए और भाव पैदा करने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निपात का कोई भी लिंग या वचन नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है, निपात का कोई भी लिंग या वचन नहीं होता। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंदी में निपात अधिकतर शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे बल प्रदान करते हैं। अधिकतर जो निपात का हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो शब्द समूह के लिए किया जाता है। ठीक, और शब्द समूह के लिए प्रयोग जब किया जाता है तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, तो वो वहाँ पर 90% आपका बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है निपात के
कार्य, निपात के कार्य या निपात का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा प्रश्न करने में। प्रश्न करने में निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें, क्या वह जा रहा है। अब यहाँ पर क्या, ये जो शब्द है वो प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और यही हमारा क्या होगा, आपका निपात होगा। ठीक, अब यहाँ पर है आपका दूसरा अस्वीकृति प्रकट करने में। तब आपको कोई बात बोली जा रही है और आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तब वहाँ पर क्या करते हो, आप अस्वीकृति प्रकट करते हो। तो अस्वीकृति प्रकट करने में जैसे कि एग्जाम्पल से समझें, मेरा बड़ा भाई आज वहाँ नहीं जाएगा। मेरा बड़ा भाई आज वहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये जो नहीं शब्द है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अस्वीकृति प्रकट कर रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर है आपका तीसरा विस्मय प्रकट करने में। अब विस्मय प्रकट करने में जैसे कि क्या अच्छी किताब है। अब यहाँ पर विस्मय प्रकट किया जा रहा है, यानी कि अपने भाव को प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्या है, ये भाव को प्रकट कर रहा है, यानी कि विस्मय प्रकट कर रहा है। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका किसी शब्द पर बल देने के लिए। किसी शब्द पर बल देने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बच्चा भी जानता है। यहाँ पर ये जो भी है ये आपका निपात है। जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्जांपल से और समझें तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैं भी बाजार जाऊंगा, या फिर ऐसे बोला जाए कि वह भी आपके साथ बाजार जाएगा। तो वहाँ पर भी होगा, वो क्या होगा, जोर देने का काम कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट समझना है, निपात के कुल 9 भेद होते हैं। निपात के भी आपके कुल 9 भेद होते हैं और ये 9 भेद हम देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निपात के टोटल आपके 9 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है आपका सकारात्मक। सकारात्मक कैसे, जैसे कि हाँ, जी हाँ। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका नकारात्मक। नकारात्मक शब्द आते हैं आपके नहीं, जी नहीं, इस प्रकार से। ठीक, तीसरा होता है आपका निषेधात्मक। निषेधात्मक में शब्द आते हैं आपके जैसे कि मत, खबरदार, जो कि आपका मतलब कि नेगेटिविटी ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आपके नकारात्मक शब्द नहीं होते हैं, वो सिर्फ निषेधात्मक शब्द कहलाते हैं। देखिए, नकारात्मक और निषेधात्मक इन दोनों में ही अंतर होता है। जो नकारात्मक होता है, जो प्रॉपर आपका नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, और आपका प्रॉपर जो नकारात्मक शब्द होता है वो आपका ना और नहीं जो आपका होता है वो प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये आपके नकारात्मक भाव में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है निषेधात्मक। ठीक, निषेधात्मक में होते हैं जैसे कि मत, खबरदार। ठीक, इसके बाद चौथा है आपका प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक में अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका क्या। ठीक, इसके बाद है आपका पांचवा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जैसे कि क्या, काश, काश की, इस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद छठवा है आपका बलदायक। बलदायक में जैसे कि बल देने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर शब्द होते हैं तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। ठीक, इसके बाद है आपका सातवां तुलना बोधक। तुलना बोधक में आपके सा प्रयोग किया जाता है अधिकतर। ठीक, इसके बाद है आपका आठवां अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक में है आपके ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। ठीक, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है आपका नौवां जैसे कि आदर बोधक। आदर बोधक में जैसे कि आप किसी को आदर देने के लिए प्रयोग किया करते हो, जैसे कि पिताजी, माताजी, तो इस प्रकार से जी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी आपको डाउट होता है या कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।